हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आज है 24 दिसंबर 2025। तो आज का द हिंदू में हम लोग देखते हैं क्या क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो आगे चलते हैं बिना कुछ देर किए हुए। आपका पहला मुद्दा आज का हमारा है क्रिटिकल मिनरल्स इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी। क्या है इसमें, क्या कहा जा रहा है कि आज का मुद्दा ये क्यों आया है, चर्चा में क्यों है न्यूज़ में? तो एक जो उच्च स्तरीय चर्चा हुआ है, ठीक है? जिसमें एयर मार्शल जो आशुतोष दीक्षित हैं, उन्होंने कहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है, आवश्यक खनिज जो हैं, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और कैपेसिटी जो रक्षा कैपेसिटी के लिए और तकनीकी संप्रभुता के लिए लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन खनिजों तक मतलब स्थिर और सुनिश्चित पहुँच भी देश के रणनीतिक क्षमताओं को प्रभावित करता है। तो ये हमारे लिए इतना ये इनका नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये चर्चा में आया है क्रिटिकल मिनरल्स। तो हम लोग देखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है। हम लोग समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स किसको कहते हैं, आवश्यक खनिज किसे कहा जाता है। तो आवश्यक खनिज वैसे तत्व होते हैं जो वैश्विक जिसका मांग जो होता है विश्व में बहुत अधिक होता है, उत्पादन उनक इसका सीमित तरीके पे होता है और सप्लाई चेन जो होता है कई देश के नियंत्रण में होता है। इसमें क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब क्रिटिकल मिनरल्स में कि देश में मिलता ही नहीं है, मिलता है लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग होता है ना वो बहुत ही मतलब तकनीकी आधारित होता है, ज जो सभी देशों के पास तकनीक अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसमें चाइना जो है 90% जो चाइना है, वो प्रोसेसिंग में अपना दबदबा बना चुका है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ही सिर्फ़ क्रिटिकल मिनरल्स पाया जाता है चाइना में, ऐसा नहीं है। पाया हर जगह जाता है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही उच्च स्तरीय होता है और तकनीक सभी देशों के पास उपस्थित नहीं होता है। इसी कारण ये मतलब क्रिटिकल मिनरल्स इसको बोला जाता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे यही लिखा गया है कि वैश्विक माँग में बहुत उत्पादन में सीमित, सप्लाई चेन कई देशों के नियंत्रण में है, कोई आसान वैकल्पिक स्रोत नहीं है। आधुनिक तकनीकों के लिए अनिवार्य भूमिका इसका है। ये उदाहरण में क्या है कि जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए जैसे टीन हो गया, तांबा हो गया आदि, ये सब क्या है आपका रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भारत सरकार द्वारा क्या कहा गया है कि हमारे देश के लिए कितने क्रिटिकल मिनरल्स घोषित किए गए हैं, तो कुल संख्या इनका 30 है। याद रखिएगा ये 30 है। इसमें क्या है कि 30 जो है क्रिटिकल मिनरल्स ये किसके लिए है? भारत के लिए है और अन्य देशों के लिए अलग-अलग है, जिसके पास जो भी स्रोत है वो एक उनके अकॉर्डिंग अलग-अलग है। तो भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स कितना ये भारत सरकार ने किया है, तो 30 किया है। ये संख्या आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि व्हाई क्रिटिकल मिनरल्स मैटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी। क्यों मतलब मैटर क्यों करता है, महत्व क्यों रखता है, क्यों? तो पहला हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्व क्या क्यों रखता है। तो ये आधुनिक रक्षा प्रणाली जैसे जेट इंजन मिसाइल हो गया, सैटेलाइट हो गया, जो उपग्रह हम लोग लॉन्च करते हैं, रडार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जितने भी हो गए, बैटरियाँ हो गया, जो ईवी अभी जो बैटरी का आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, उसके लिए और ठोस अस्त्र डिवाइस के लिए, इन सब में क्या होता है क्रिटिकल मिनरल्स का भारी मात्रा में उपयोग होता है और इसीलिए खनिज को निरंतर आपूर्ति के लिए हम लोग निर्भरता जो रहते हैं वो क्या है दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी है। तो इसीलिए क्या होगा कि रक्षा क्षमताओं में जोखिम डाल सकती है। अगर कभी हमें नहीं दिया जाएगा तो हमारा जेट इंजन और मिसाइल ये सब कैसे काम करेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या हमारा दिया है कि उच्च जोखिम वाले राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरणों में इन खनिजों की कमी देश की रक्षा तैयारियों को कमज़ोर कर सकती है। यहाँ पे बोल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या है दूसरा में हम लोग देखते हैं कि तकनीकी स्वायत्तता जो सॉवरेनिटी है, वो कैसे हम लोग का मतलब के लिए कैसे ज़रूरी है। तो आधुनिक तकनीकों जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, एआई उपकरण हो गया, जैसे मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा भंडारण प्रणाली हो गया, हाईटेक निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, इन सब का आधार क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स है। ये किस बेसिस पे है? तो क्रिटिकल मिनरल्स पे ही बनते हैं। कुछ ना कुछ जैसे ग्रेफ़ाइट है आपका, लिथियम, कोबाल्ट, ये सब का ही उपयोग करके ये बनाया जाता है उपकरण। यदि मतलब सप्लाई चेन अगर मान लिया जाए कि अगर विदेशी नियंत्रण के हाथ में रहेगा
जो विदेशों के हाथों में रहेगा, तो हमारा जो लॉजी जो सॉवरेनिटी है ना, वो खतरे में पड़ सकता है। हम कोई अपना पॉलिसी नहीं ला सकते हैं, अगर उन देशों पर निर्भर है। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है कि इसमें देखिए हम लोग पीछे ही बताए थे कि चीन का सबसे बड़ा दबदबा है, माइनिंग में नहीं है। ये हम पहले भी बोले, माइनिंग में नहीं है। ऐसा नहीं है खनन करने में, खनन तो यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग जो रिफाइनिंग होता है ना, उसमें इसका दबदबा है। देखिए वैश्विक हिस्सेदारी का रेयर अर्थ में कितना है, तो 85 से 90% तक है। लिथियम रिफाइनिंग में कितना है, 60% है। कोबाल्ट प्रोसेसिंग में 70% है। ग्रेफाइट प्रोसेसिंग में 90। ओवरऑल देखा जाए तो ये कम से मतलब एवरेज इसका जो है 70% कोई भी क्रिटिकल मिनरल से में ज़्यादा ही दबदबा है। तो जो देश खनिज निकालते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए कहाँ रहते हैं, चाइना पे निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो हमारा है क्या है कि इससे क्या होगा, पॉलिटिकल दबाव भी बढ़ेगा और सप्लाई चेन जोखिम भी रहेगा। कैसे? वैश्विक सप्लाई चेन में क्या होता है ना कि जैसे कुछ चुनिंदा देश जैसे चाइना हो गया, ताइवान हो गया, ये सब देशों के पास क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब सप्लाई चेन है। तो खास कर मतलब चीन जो है ना, चीन तो की प्रोसेसिंग क्षमता जो हम लोग अभी देखें बहुत ज़्यादा है। इसी कारण अन्य देश जैसे भारत को भी वैश्विक दबाव और सप्लाई ब्लॉक्स का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा बोला गया है आपका पेपर में। सप्लाई कंसंट्रेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसी नीतियाँ इन्हें रणनीतिक रूप से क्या कहता है, महत्वपूर्ण बनाती है। अब थोड़ा-सा हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है, जो पहला चलाया गया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स को पहचानना है, खनन करना है, प्रोसेसिंग करना है, रिसाइक्लिंग करना है और आयात आयात का जो मतलब हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं, उसका निर्भरता को कम करना है। फोकस क्या किया गया है? लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे और ग्रेफाइट आदि पे। आगे बढ़ते हैं और क्या किया गया है? तो सेकंड में हम लोग का क्या किया है कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स की आधिकारिक सूची 2023 में जारी किया गया था। किसके द्वारा? खनन मंत्रालय की समिति द्वारा जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स चिन्हित किया गया था। इसमें क्या है, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, ईवी, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़े नीति निर्माण के लिए ये स्पष्ट प्राथमिकता तय होता है। तो ऐसा आधिकारिक रूप से 30 क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग का जारी किया गया था। अब एक और चीज़ हम लोग सरकार ने क्या कदम उठाया था, काबिल नाम का, देखिए काबिल नाम का जिसको होता है खनिज विदेश लिमिटेड इंडिया, ये क्वेश्चन में आ चुका है। कई भी मतलब पेपर में, पीसीएस में भी आया है और आपका और भी कई एग्ज़ामों में ये काबिल का आ गया और आप जब टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें भी ये मतलब अधिकतर मॉक टेस्ट में इसके बारे में पूछा जाता है। इसमें क्या किया गया है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड में कि 3 जो पीएसयू है, जो भारत सरकार की कंपनी है, उसको क्या किया गया है, संयुक्त उपक्रम को जैसे नाल्को हो गया, एचसीएल हो गया, आपका एमईसीएल हो गया, इसको संयुक्त कर दिया है एक जगह मर्ज करके। ये आपका क्या इसकी भूमिका बनाया गया है कि विदेशों में कि जो क्रिटिकल मिनरल्स पाया जाता है ना, जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में पाया जाता है, तो वहाँ क्या कर रहा है कि खोज कर रहा है, वहाँ निवेश करेगा। तो ये इसी के लिए काबिल लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसी मतलब खनिजों की खोज करेगा और वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए इसको काबिल को लाया गया था। अब चौथा में हम लोग का क्या कदम उठाया गया है, घरेलू अन्वेषण को बढ़ावा दिया गया है। जैसे आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया है, मतलब इसको लिथियम जम्मू कश्मीर में खोज किया गया था। पीछे आप लोग अगर न्यूज़ डेली पढ़ रहे होंगे पीछे का, तो ये कहाँ जम्मू कश्मीर में लिथियम खोजा गया था। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ओडिशा, केरल ये सब जगह में खोजा गया था और निजी क्षेत्रों के अन्वेषण में भी भागीदारी की अनुमति दी गई है। 5वां जो कदम उठाया गया है भारत सरकार द्वारा, तो मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में एक्ट बनाया गया, जो क्या करेगा, क्रिटिकल मिनरल को स्ट्रैटेजिक मतलब आपका रणनीतिक महत्व देगा। निजी और विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन किया गया। तेजी लाइसेंसिंग निर्माण में, पहले क्या था ना कि लाइसेंसिंग देने में प्रोसेस बहुत ही धीमी थी। अब क्या हुआ कि प्रोसेसिंग इसका अच्छा हो गया, मतलब तेजी से प्रोसेसिंग और नीलामी किया जाने लगा।
अब सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में हमारा भारत सरकार ने क्या किया है कि रिसाइक्लिंग और सर्कुलर इकोनॉमी पे भी, चक्रीय अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया। जैसे क्या है, ईवी बैटरी का रिसाइक्लिंग नीति लाया है, अर्बन माइनिंग को बढ़ावा दिया गया। उद्देश्य क्या है इसका, संसाधनों को पुनः उपयोग करना और पर्यावरण पर जो दबाव बढ़ रहा है ना उसको कम करना है। नेक्स्ट मुद्दा हम लोग चलते हैं आज का। हमारा नेक्स्ट मुद्दा, सॉरी, इसमें अभी और है सातवां जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसमें है। पार्टनरशिप क्या, क्वाड देशों के साथ सहयोग किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप भी किया गया है हमारा। और क्या, G20 जो है, G20 और IFE के माध्यम से सप्लाई चेन मतलब जो विविधीकरण क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ओ सॉरी, आप एक मिनट, ये है विचार कीजिए। ये आपके लिए ना मैं एक क्वेश्चन मैंने आपका लाया था, ये जो यहाँ पे लगा गया है। तो ठीक है, G20 और IFE के माध्यम से सप्लाई चेन विविधीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स है, जैसे देखिए एक एक में, दो में और ये तीन में थोड़ा सा लगाने में दिक्कत हो गई है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है और थर्ड है, कथन है जो। तो क्या कहा गया है, क्रिटिकल मिनरल्स वो हैं जिनकी आपूर्ति बाधित होने से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ये फर्स्ट है। सेकंड में क्या है, किसी खनिज को क्रिटिकल घोषित करने का आधार केवल उसकी दुर्लभता है, यानी रेयरिटी है। और थर्ड में क्या है, प्रोसेस क्षमता पर नियंत्रण खनन से अधिक रणनीति का महत्व रखता है। इसका आप लोग आंसर बताइए, अभी देख के अभी पढ़े हैं। तो देखिए क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये रेयरिटी मिलता है, रेयरिटी का यहाँ पे बात ही नहीं है, मिलता सब जगह है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग जो है बहुत ही आधुनिक और बहुत महंगा होता है। इस कारण हम लोगों के पास तकनीकी और नहीं है, जिसके कारण भारत ये अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए इसको आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर एलिमिनेशन से हो जाएगा कि दो दो जहाँ पे आ रहा है वो तो नहीं हो, यहाँ पे भी दो आ रहा है, यहाँ पे भी दो आ रहा है, यहाँ पे भी दो, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो आज का सेकंड मुद्दा का क्या कह रहा है हमारा कि मैटरनल मोर्टेलिटी ड्रॉप्ड एज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज रोज टू 89%। कौन बोल रहा है, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि जो जयप्रकाश नड्डा हैं उन्होंने कह रहे हैं कि भारत में जो प्रसव जो होता है ना, संस्थागत जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो होता है, संस्थागत प्रसव, उसका दर कहाँ 89% पहुंच गया है। और इससे क्या होगा कि मैटरनल मोर्टिलिटी जो रेट होता है ना, मातृ मृत्यु दर जो होता है वो काफ़ी कम हो गया है। यही है कि मतलब ये क्या दिखा रहा है कि ऐसा होना मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र की नीतियों और कार्यक्रम को क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है। मतलब हमारा क्या कर रहा है, संस्थागत अच्छा कर रहा है और जो हम नीति बना रहे हैं वो सही कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें चर्चा जो है, इसमें हम लोग के लाइक क्या है, तो एमएमआर है, ठीक है, मोर्टेलिटी, आपका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो एमएमआर क्या है, तो ये होता है मातृ मृत्यु दर, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है, वैसा संख्या जो मान लिया जाए कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है, ठीक है, प्रेग्नेंट में जितनी भी महिलाएँ हैं और जब उनका जब डिलीवरी के समय में या उसके बाद, ठीक है, 42 दिन तक अगर भीतर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर क्या है, कितनी मतलब प्रेग्नेंट महिला का मतलब जो जन्म देने वाली महिला का मृत्यु होता है। मतलब समझे? जैसे मान लिया जाए 1 लाख अगर वो जीवित जन्मों पर मृत्युओं की माताओं की मृत्यु की मान लें कि 1 लाख में कितना महिला मरती है अगर जन्म देती है बच्चों को। तो ये क्या होता है कि प्रसव के समय भी और प्रसव के 42 दिन के बाद भी, और इसमें देखिए गर्भावस्थान के दौरान भी दिया गया है कि कितनी महिला मरता है 1 लाख, उसी को कहा जाता है मातृ मृत्यु दर। भारत की मातृ मृत्यु दर क्या है, तो आपका 97 है। कितना, 97 है, मतलब प्रति 1 लाख पे 97 आपका मर रहा होगा। आगे देखते हैं कि ये हमारा क्या है कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो 2018-20 के अनुसार ये दिया गया है, ये हमारा डाटा। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य क्या है कि हमारा 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा है, 2030 तक क्या कर रहा है, मोर्टेलिटी रेट को लेना है 70 से भी कम लाना है, जो अभी हमारा 97 है।
आगे बढ़ते हैं। तो क्यों महत्वपूर्ण है ये प्रगति? तो क्या मतलब ये जो हमारा जो 89% जो आपका गिरावट आया है, उसमें क्या मतलब उसका क्या फ़ायदा है या सिग्निफिकेंस है? तो पहला क्या है कि एसडीजी जो हम लोग पीछे पढ़े थे और राष्ट्रीय लक्ष्यों को मतलब प्राप्त करने में ये सहायता देगा। के तहत मूल्य 70 से कम रखने का लक्ष्य है, जो संस्थागत प्रसवों में वृद्धि इस लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और दूसरा क्या है, विश्व स्वास्थ्य संकेतक मतलब हेल्थ इंडिकेटर को भी ये क्या कर रहा है, उपलब्धता का संकेत नहीं है, बल्कि यह क्या है, सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता और शिक्षा और पोषण और प्राथमिक संस्थागत सेवकों की गुणवत्ता को भी ये मतलब हमारे सामने पेश कर रहा है। कौन? ये मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इससे क्या बढ़ते हैं हम लोग कि जो इसके लिए सरकार ने कौन-कौन से मतलब योजनाएँ चलाए हैं। तो सरकार ने पहला योजना चलाया था जननी सुरक्षा योजना। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या था कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। इंस्टीट्यूशनल जो आपका डिलीवरी संस्थान है ना, उसका क्या करना है कि उसको बढ़ावा देना था। गर्भवती महिला को क्या दिया गया था नकद में, मतलब कुछ कैश पेमेंट मतलब इन लोगों को दिया जा रहा था। आशा को प्रोत्साहन राशि दिया, जो आशा में आशा वर्कर रहते हैं उनको। और ये क्या प्रभाव क्या है, संस्थागत प्रसव में बड़ी वृद्धि हुई। लोग अब जाके पैसा देने जागरूकता बढ़ाया गया आशा के माध्यम से, और इनको जब पैसा देने लगा तो जो जाके हॉस्पिटल में अपना डिलीवरी करवाने लगे। इसी कारण क्या होगा कि उनका के आपका केयर अच्छे से होने लगा, और उसमें कारण हुआ कि उनकी मृत्यु दर भी कम हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या कह रहा है हमारा, जननी सुरक्षा ये कार्यक्रम योजना। ये योजना आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको याद भी रखने योग्य है, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ामों में ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भी हैं और पूछेंगे भी। और जननी शिशु सुरक्षा योजना क्या है? उद्देश्य है कि प्रसव के दौरान कोई भी खर्च ना हो। जैसे मुफ्त में क्या हो कि सुविधा मिलेगा। एक है जननी सुरक्षा योजना, उसमें क्या है? उसमें सिर्फ़ गर्भवती महिलाओं को नकद दिया जाएगा, आशा को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। अगर ज़्यादा ये आशा वर्कर अगर महिलाओं को लगता है तो उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। मुफ्त में यहाँ पे जननी शिशु सुरक्षा में क्या है? मुफ्त में दवाइयाँ दिया जाएगा, आपका जाँच होगा, रक्त अगर कम है तो चढ़ाया जाएगा, एम्बुलेंस सुविधा दिया जाएगा, लाभार्थी गर्भवती महिला और नवजात शिशु दोनों होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे थर्ड में थर्ड में हमारे सरकार द्वारा कौन से कदम उठाया गया है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो पीएम एसएमए है। क्या है उद्देश्य, क्या है इसका? उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान करना, कि कौन मतलब सबसे ज़्यादा जोखिम में उसका गर्भ का मतलब गर्भ प्रेग्नेंट का मतलब आपका पहचान करके क्या करेगा, हर महीने के 9 तारीख को इसका जाँच जो है वहाँ पे जाके सुविधा इसको दिया गया है, ताकि क्या हो गया, समय पर इलाज हो और मातृ मृत्यु में कमी आए। और एक ये योजना और भी चलाया गया था, सुमन योजना, जिसका नाम जो था सुरक्षित मातृत्व योजना। मातृत्व अ, आश्वासन, ठीक है? सुरक्षित आपका मातृत्व आश्वासन, आश्वासन। तो इसका फुल फॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें उद्देश्य क्या था हमारा कि गर्भावस्था मतलब जिसमें प्रेग्नेंट जब होती है उस समय से लेके जब तक डिलीवरी हो जाता है, उस समय तक सम्मानजनक और गुणवत्ता मतलब आपको ये के बाद, प्रसव के बाद तक भी ये आपको देख-रेख करेगा, इसी के लिए बनाया गया था। अब नेक्स्ट मुद्दा पे आज हम लोग चलते हैं कि आज का नेक्स्ट मुद्दा क्या है? तो नेक्स्ट मुद्दा हमारा क्या है? देखते हैं। तो नेक्स्ट मुद्दा हमारा क्या कह रहा है कि विथ आरएस 4,500 करोड़ पुश एचसीएल मोहाली में स्टिल नॉट बी एट कटिंग एज। इसमें क्या है कि जो अभी भारत सरकार क्या बोला है कि भारत सरकार ने क्या कहा है कि सेमीकंडक्टर जो लैबोरेटरी जो है एचसीएल जो है मोहाली में है, उसको आधुनिक बनाने के लिए लगभग कितना दिया है, 4,500 करोड़ का निवेश मंजूर किया है। इसके बावजूद भी जो ये जो पैसा दिया गया है, इसके बाद भी मतलब जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर तकनीक का में मतलब ये अग्रिम पंक्ति में ये नहीं पहुँचा पाएगा। इसी का नाम है कटिंग एज। इसी को कहा गया है कि कटिंग एज, अग्रिम पंक्ति में मतलब आपको आगे ये नहीं पहुँचा पाएगा। क्यों? पहले तो देखते हैं हम लोग कि एससी मोहाली है क्या?
तो एचसीएल मोहाली जो है ना, आपका जो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन है। कौन? ये एचसीएल मोहाली। ये इसका कार्य क्या है? सेमीकंडक्टर चिप का डिज़ाइन करना एवं निर्माण करना। और इसरो डीआरडीओ जो है, स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स को सपोर्ट करना किसका काम है? ये एचसीएल मोहाली का। अब इसमें क्या किया गया है कि 4,500 करोड़ का निवेश का उद्देश्य क्या था कि 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी तक फैब्रिकेशन क्षमता को विकसित करना था, और जो पुरानी अवसंरचना है उसको अपग्रेड करने का था, और रणनीतिक और सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ति करना है, और भारत मिशन को मतलब समर्थन के लिए ये आपका निवेश किया जा रहा है। इसमें फिर भी कटिंग एज मतलब आगे पहला स्थान पर क्यों नहीं पहुंच सकता है? इसका मतलब यही है, कटिंग एज अग्रिम पंक्ति में क्यों नहीं है? आगे सबसे पहली लाइन में क्यों नहीं आ सकती है? तो इसमें क्या है? पहला, तकनीकी सीमा है। क्यों? वैश्विक स्तर पर क्या है कि 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर चिप्स का पहले से निर्माण कर रहा है। जैसे सैमसंग हो गया, इंटेल हो गया, टीएसएमसी हो गया, ये सब कर रहा है। और हमारा अभी लक्ष्य है 18 नैनोमीटर का लक्ष्य है, जो अभी हम लोग पीछे पड़े थे। सॉरी, वो 180 नैनोमीटर तक। केवल देखिए यहाँ पर केवल 180 नैनो तक ही सीमित है। यह तकनीक 20 साल पुरानी साल मानी जा रहा है। 20 से 25 पुरानी साल का ही हम लोग अभी अपना रणनीति मतलब अपना रहे हैं। सेकंड में क्या है? आपका सेकंड में कह रहा है क्या कि सेकंड में आज का क्या कह रहा है इसका, कि क्यों नहीं ये अग्रिम पंक्ति में आ सकता है? तो कॉमर्शियल कॉम्पिटिटिवनेस भी कम है, मतलब आपका वाणिज्यिक जो प्रतिस्पर्धा है ना, उसमें भी कमी है। क्यों? एडवांस एआई आ गया, स्मार्टफोन आ गया, डाटा सेंटर्स के लिए ये उपयुक्त नहीं है, जो अभी आया हुआ है। प्राइवेट ग्लोबल फाउंडर भी से मुकाबला भी संभव ये नहीं है, क्योंकि हाईटेक अभी पहुंच गया ना सब। और ये आप 180 नैनोमीटर तक आप ला रहे हो, और यहाँ 2 नैनोमीटर का भी लोग बना रहा है, इंटेल जैसा, सैमसंग जैसे कंपनी। तो आपसे प्राइवेट से भी कोई मुकाबला नहीं है आपको। अब क्या है? थर्ड में क्या है आपका? क्यों नहीं आ सकते अग्रिम पंक्ति में? तो ह्यूमन रिसोर्स और इकोसिस्टम का भी हमारे पास गैप है। क्यों? वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हमारे पास कमी है। इंडस्ट्रियल एकेडमी में लिंकेज कमजोर है हम लोग का। आपका इंडस्ट्री और एकेडमी का कोई तालमेल भी नहीं है। अब क्या है कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? आपका ये इम्पोर्टेंस भी तो रखता होगा ना। तो आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये महत्व रखता है। इम्पोर्टेंस जो मतलब आपका आयात पर जो निर्भरता रहता है ना, उसमें भी कमी आएगी इससे। सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम का फाउंडेशन ये स्थापित करेगा। हम लोग आज एक और क्वेश्चन आपके लिए, कोशिश मेरा है कि आपके लिए मैं डेली ऐसे ही मतलब मुद्दा के बाद आपको क्वेश्चन लगा दिया जाए। तो आज का इस मुद्दे का क्वेश्चन क्या है? तो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी जो है एचसीएल मोहाली का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? पहला में बोल रहा है कि यह भारत की एकमात्र गवर्नमेंट ऑन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करती है, ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहा है कि कटिंग एज 5 नैनो मीटर चिप्स का निर्माण करेगी। देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि 5 नैनो नहीं है, 180 नैनोमीटर का चिप बनाएगा। तो जहाँ-जहाँ मेरा थर्ड है वहाँ-वहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये है। तो ये भाई हाँ, एकमात्र गवर्नमेंट ऑन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो है ये सेमीकंडक्टर आपका लैबोरेटरी मोहाली वाले जो है, और ये मेटी जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट मुद्दा पे हम लोग आज चलते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि फास्ट एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। आपका आज का जो मुद्दा हम लोग चलते हैं, सॉरी इसमें हम लगाना भूल गए थे। आपको बाल तस्करी पे जो नेक्स्ट मुद्दा, जो थर्ड मुद्दा है ना, जो बाल तस्करी पे मतलब आया है चर्चा, आज न्यूज़ में आया है। क्यों? क्यों आया है कि जो बाल तस्करी के लिए क्या कहा गया है कि सरकार जो हमारा जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे,
जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भारत में बाल तस्करी को कॉमर्शियल मतलब व्यावसायिक बना के दिया गया है और यौन शोषण, जो एक बहुत बेहद चिंताजनक है। और इसके लिए एक गिरोह काम करता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब आपका ऐसे ही चलाया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइज़ संगठित जो है ऑर्गेनाइज़ेशन जो है गिरोह के द्वारा संचालित हो रहा है, जो क्या कर रहा है कि जो इसमें भर्ती करता है और उसका परिवहन करता है और रख-रखाव और जैसे शोषण का कई स्तरों पर काम ये होता है। ये क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट का है कि ये सिर्फ़ एक घटना नहीं है। अब कोर्ट ने निर्णय क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है कि निर्णय में देखिए क्या यहाँ पे बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि निर्णय में कहा कि बच्चों का बयान भी छोटी असंगतियों के बावजूद नकारा नहीं जाना चाहिए। पीड़ित के विश्वसनीय बयान को भी प्राथमिकता देना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा जान के मतलब वो आपका या पीड़ित जान के आपका मतलब आपका बयान को नकारा जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे में क्या-क्या है। भारत में स्थिति क्या है बाल शोषण के लिए, तो पहले वो हम समझते हैं कि एक तो हॉट स्पॉट जो प्रबंध क्षेत्र जो बोला जाता है, कौन-कौन है? तो बड़े शहरी केंद्र जो होते हैं, जो केंद्र माना जाता है, अंतर्राज्यीय मार्ग जो होता है, रेलवे होता है, बस अड्डा होता है, पर्यटन क्षेत्र होता है, ये क्या होता है भारत में स्थिति है कि ये हॉटस्पॉट माने जाते हैं यहाँ पे आपका बाल शोषण और यौन शोषण का। आपका इसका रूप कैसा होता है? तो यौन शोषण जो व्यावसायिक यौन शोषण बन गया, बाल श्रम के लिए तस्करी होता है, बाल पोर्नोग्राफी जो ऑनलाइन शोषण जिसके कारण हो जाता है, जबरन विवाह हो रहा है, घरेलू दास्तां करवाया जा रहा है आपसे पकड़-पकड़ के, ये भी शोषण। प्राकृतिक में नेचर में कैसा है कि अंतर्राज्यीय एवं सीमा पर नेटवर्क बना रखा है, गरीबी है जिसके कारण आ रहा है, पलायन करता है उसके कारण पारिवारिक मतलब फैमिली अगर टूट रहा है तो उसके कारण भी लोग इधर-उधर भटकते हैं, तो फिर वो शिकार बन जाते हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का दुरुपयोग हो रहा है आज के डेट में, इसके कारण भी आपका बाल शोषण और यौन शोषण या बाल श्रम का मतलब ये आपका मामला ज़्यादा बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या आ रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे डिजिटल के लिए मामले में क्या कह रहे हैं कि एआई एवं जो टेक्नोलॉजी है जोखिम पर कोर्ट का सुझाव क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कहे हैं कि जस्टिस जो न्यायाधीश बीबी नागरत्ना ने कहे हैं कि एआई एवं डीप फेक तकनीकों के कारण बाल शोषण का नया रूप दिया जा रहा है। अब क्या है कि एआई तकनीकों द्वारा किसी का भी आपका चेहरा लगा के किसी का भी चेहरा लगा के किसी में भी ऐड करके डीप फेकिंग करके डीप वॉइस करके आपका वॉइस डाल के किसी और से लिप सिंक करा दिया जाएगा, आपका चेहरा डाल दिया जाएगा, आपका फ़ोटो में कुछ भी बदलाव कर दिया जाएगा। तो इससे भी क्या आ रहा है कि एक बाल शोषण का नया रूप सामने आ रहा है। उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने केंद्र और संबंधित जो भी अथॉरिटी हैं उनको एआई आधारित बाल शोषण पर कानून बनाने और देखिए 24/7 कंटेंट निगरानी मतलब आपको निगरानी में रहेगा और सख्त प्लेटफॉर्म जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाने का भी सुझाव दिया है। और साथ ही क्या कहा गया है कि एआई साइबर अपराध जो है सलाहकार समिति भी आप बनाइए ताकि इस पर विचार मतलब बनाने का संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब एआई जो है साइबर अपराध सलाहकार समिति भी एक बनाया जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और निचली अदालतों के लिए क्या निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाल तस्करी जैसे मामलों में जो साक्ष्य होंगे ना, एविडेंस होंगे, उनका मूल्यांकन तकनीकी और कठोर नियमों के बजाय सहानुभूति पे आप दीजिए, ठीक है? सिम्पैथी और यथार्थवादी समझ से किया जाना चाहिए, ना कि एकदम तकनीकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करके कठोर नियम द्वारा इस्तेमाल करके नहीं। आप एक सिम्पैथी से भी आप देख सकते हैं, यथार्थवर्जी से किया जाना चाहिए। विशेष रूप से क्या किया गया है कि बच्चों की गवाही को प्राथमिक इसमें क्या कहा गया है ना कि बच्चों का जो गवाही है ना, वही उस पे ज़्यादा आपका प्रायोरिटी किस पे देना है, बच्चों की गवाही पे देना है, ताकि बहाने और प्रोसीड्यूरल में बंधनों की वजह से न्याय नहीं रुक जाए। कोई बहाना बना देता है कि प्रक्रिया आपका बहुत जटिल है, ये है, वो है, मतलब कानून ज़्यादा बीच में ले आता है। सुप सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख अवलोकन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जो बाल तस्करी एवं यौन शोषण को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया। बच्चों की गवाही को ही मूल्यांकन संवेदनशीलता से हो।
मतलब इस पे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देने के बाद छोटी असंगतियों पर केस खारिज ना हो, ये नहीं कि छोटा चीज़ हुआ है तो उसका केस खारिज कर दो, ऐसा नहीं है। उसको भी आपको सख्त मतलब कानून द्वारा, निगरानी द्वारा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? आप समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या है, थर्ड में हमारा क्या है कि पीड़ित बच्चों को अपराधी सह-अपराधी की तरह नहीं दें। ऐसा नहीं कि पीड़ित बच्चा है उसको ही आप अपराधी की तरह देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसकी जो गवाही है ना, वो प्रायोरिटी आपको देना ही पड़ेगा। राज्यों को भी तेज़ जाँच, शीघ्र ट्रायल और पुनर्वास सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। अब इसमें थोड़ा-सा देखते हैं कानूनी ढाँचा हमारा क्या है कि जो पोक्सो एक्ट जो 2012 का है, वो क्या कहता है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों पर कठोर दंड देता है। आपका हमारा बाल श्रम भी जो है, बाल श्रम जो है आपका कहाँ पे है? हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है आपका 23-24 से आपका आता है। ये भी ध्यान देने बात है। आपका आईपीसी जो अब जो बीएनएस हो गया है, ये इसके तहत भी तस्करी यौन अपराध से जुड़े प्रावधान भी दिए गए हैं। आईटी एक्ट जो ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री पर कार्रवाई करेगा। आपका जेजे एक्ट 2015 का जो है देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास पे जो जुवेनियल जुडिशियल जो ये है आपका एक्ट है। चुनौतियाँ क्या है इसमें? ये क्यों हो रहा है? तो रिपोर्टिंग में कमी आ रहा है, साक्ष्य संकलन की कठिनाई होती है, अंतर्राज्यीय समन्वय के मतलब जो है ना कि इंट्रा स्टेट में क्या है आपका राज्यों में समन्वय की कमी भी है। डिजिटल एआई आधारित शोषण, डीप फेक ऑनलाइन जो ग्रूमिंग कर रहा है ज़्यादा। आपका पीड़ित का दीर्घकालिक पुनर्वास की कमी है। मतलब पीड़ित को पुनर्वास की भी कमी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन रखा गया है आपको 1, 2, 3, 4 ठीक है? आपका ये ऑप्शन है। अब क्या है कि भारत में बाल तस्करी, व्यावसायिक यौन शोषण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर विशेष बल दिया है? तो तकनीकी साक्ष्यों का कठोर के व्याख्या किया है, पहला बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि पीड़ित केंद्रित मतलब विक्टिम सेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाने का पर ध्यान दिया गया है। बच्चों की गवाही को संवेदनशीलता से समझने के दिया गया है। चौथा में बोल रहा है बाल पीड़ित को सह अपराधी मानना है। देखिए, तकनीकी तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है कि नहीं भाई तकनीकी नहीं, आप उसको सिम्पैथी मतलब आपको सहानुभूति और आपका दिखाना चाहिए और यथार्थवादी समझ के साथ ही आपको उसकी मतलब जो है पीड़ित साक्ष्य मानना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है विक्टिम सेंट्रिक मतलब पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना ये सही है। तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही हो गया। बच्चों की गवाही को समझ हाँ, प्रायोरिटी बच्चों की गवाही को ही प्रायोरिटी देना चाहिए और बाढ़ पीड़ित को सह अपराधी नहीं आपको अपराधी नहीं उसको मानना की तरह नहीं देखना है। तो यानी हमारा 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 किसमें है? तो इसमें है, फर्स्ट में है, ए में है। देखिए मेरा आंसर भी आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो आज का हमारा मुद्दा समाप्त हुआ। आपको कैसे मेरी क्लास लग रही है? आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपनी माँगों को और मैं एक कुछ 25 दिसंबर को मैं आपके लिए एक नया फाउंडेशन अब कोर्स लाने जा रहा हूँ जो हमारा एनसीईआरटी से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। एनसीईआरटी से शुरुआत करने जा रहा हूँ जो ज्योग्राफ़ी का आपका क्लास रहेगा। ठीक है? आपके लिए ज्योग्राफ़ी का क्लास मैं लाने वाला हूँ, जो कांसेप्ट बेस्ड और टॉपिक वाइज़ होगा। ये नहीं कि सिर्फ़ आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया जाएगा, नहीं आपको समझाया जाएगा आपको ऐसी तरह। अभी थोड़ी-सी कुछ कारणों की वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा हूँ, सिर्फ़ वॉइस के माध्यम से ही। कुछ दिनों के बाद आपकी जिस तरीके से माँग होगी, मैं उस पर कार्य करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि आपका वो सब कुछ मैं फिलफिल करवा सकूँ और हमारे वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी चैनल पे आप लोग जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा एक टारगेट है कि कम से कम 1 के सब्सक्राइबर और लोग जुड़े ताकि मैं इतने लोगों को अपना ये जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं है वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे और मेरी पढ़ाई पहुँचे ताकि वो भी अपना कुछ न कुछ लाइफ में कर पाएँ। ओके? आज के लिए धन्यवाद। इतना ही आगे फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट आपके लिए मैं